Hello students, good morning to all of you. Today we will talk about evolution of computer. So generation of computers के बारे में हम लोग आज बेसिकली बात करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर की पीढ़ियों को हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं. मतलब जो चेंजेस आए कंप्यूटर्स में उनके बनने से अब तक में जहाँ जहाँ पे मेजर चेंजेस आए उनके अकॉर्डिंग हमने उनको पीढ़ियों में बांट दिया और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने उनको 5 पीढ़ियों में रखा हुआ है. फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. सो अभी बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की. सो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स स्टार्ट होता है 1946 से 1955 के बीच में. इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते थे वो थे आपके वैक्यूम ट्यूब्स, जो कि और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती थी. ये वैक्यूम ट्यूब जो यूज़ किए जाते थे ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के तौर पे यूज़ किए जाते थे और स्टोरेज करते थे और ये सिस्टम को चलाने का काम करते थे. और इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा यूज़ होती थी कि इसके लिए हमें एक लार्ज स्पेस की ज़रूरत पड़ती थी. बाद में सेकंड जनरेशन्स में इन कंप्यूटर्स में जो हमारे स्टोरेज के लिए डिवाइस यूज़ किए गए वो पंच कार्ड थे. पंच कार्ड और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्रोग्राम बनते थे वो मशीन लेवल में या फिर असेंबली लैंग्वेज में बनते थे. मशीन लेवल लैंग्वेज स्टार्ट थे, असेंबली लैंग्वेज में जब आए प्रोग्राम तो हमारा फर्स्ट जनरेशन ख़त्म हो रहा था. पहला कंप्यूटर जो था वो ENIAC फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और यहीं से हम इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के तौर पे जानते हैं. उसके बाद बहुत सारे कंप्यूटर आए जिसमें EDSAC, EDVAC, UNIVAC और मार्क 1, 2, 3 एंड IBM के प्रोडक्ट IBM 650, IBM 701, ये सारे कंप्यूटर्स आए जो कि कैलकुलेशंस कर सकते थे एक सेकेंड के अंदर. बड़ा कैलकुलेशंस लगभग 20-25 डिजिट्स का कैलकुलेशन विद इन अ सेकेंड ये कैलकुलेट कर सकते थे. फिर बात आती है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की, जिसमें कि हम इसका ईयर देते हैं 1955 टू 1965. इसके अंदर इसमें चेंजेस आ गया था कि वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पर इन्होंने ट्रांजिस्टर्स का इन्वेंशन कर लिया था. वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर से और इसके कारण हमारी हीट रिड्यूस हो गई, लेस हीट हो गई और हमें कम एयर कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती थी. लेकिन फिर भी हमारी स्पेस अभी भी ज़्यादा थी. पहले के कंपैरिजन में कम हम यूज़ करते थे, लेकिन फिर भी अभी हमें हीट और लाइट दोनों की ज़रूरत ज़्यादा थी. इस तरह के कंप्यूटर्स में जो आए वो थे आपके IBM के वर्जन और UNIVAC का 1107. इसके बाद जब चेंजेस आए तो ज़रूरत हुई कि इन कंप्यूटर्स को और छोटा किया जाए और इसके लिए इन्होंने एक थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स डेवलप हुए. थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में 1965 से 1975 के बीच में एक बड़ा चेंजेस आया और इसका नाम दिया गया इंटीग्रेटेड सर्किट. इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स जो थे उन्होंने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया. ट्रांजिस्टर्स अब और छोटी फॉर्म में आ गए थे, बहुत छोटी फॉर्म में आ गए थे, जिसे हमने नाम दिया चिप. और चूँकि एक ही जगह पर ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का यूज़ किया जाने लगा और उनका कंबाइंड सर्किट बनाया गया तो उसका नाम दे दिया गया इंटीग्रेटेड सर्किट या IC. IC जो था उसके ऊपर हमने ये सारे सर्किट्स को जोड़ दिया और उसका साइज छोटा करने के कारण अब हमें कम इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती थी और कम हीट की ज़रूरत पड़ती थी. तो ये हीट कम कर दिया, इसने हीट को लेस कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी को भी लेस कर दिया और साइज़ को भी लेस कर दिया. तो साइज़ छोटी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी कम लगने लगी, हीट कम इवॉल्व होने लगी. इस तरीके से इन चीज़ों को जोड़ दिया गया. एक्सटर्नल स्टोरेज के तौर पर यहाँ पर एक हार्ड डिस्क का यूज़ होने लगा था. टेप का यूज़ इससे पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन इलेक्ट्रिक टेप का भी यूज़ होने लगा और हार्ड डिस्क का यूज़ यहाँ से स्टार्ट कर दिया गया छोटे फॉर्म में. अब IC आने के बाद बहुत ज़्यादा जल्दी चेंजेस आने लगे. फिर आया फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इन ICs को
एक और छोटे फॉर्म में यूज़ कर लिया गया जिसका नाम दिया गया माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो था वो कई सारी आईसीज को और छोटी फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया गया और इसके कारण हम वर्क को और भी तेज़ कर सकते थे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज जो कि थर्ड जनरेशन में आ गई थी, लेकिन इसको पूरी तरीके से यूज़ किया जाने लगा फोर्थ जनरेशन में। हाई लेवल लैंग्वेज के साथ में यहाँ पर पैकेज मॉड्यूल भी आ गए थे, पैकेज मॉड्यूल भी आ गए। और पैकेज मॉड्यूल में क्या था कि एक ही जगह पर कई सारे एप्लीकेशंस को स्टोर किया जाने लगा, जैसे ऑफिस पैकेज, MS ऑफिस और दूसरे पैकेज जो थे वो इस मॉड्यूल का पार्ट हो गए। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। यहाँ पर कुछ और चीज़ें आए, जो प्रोसेसर आए वो बहुत सारे प्रोसेसर थे। उन प्रोसेसर के कारण उनकी सीरीज़ बनी जिसे हम पेंटियम के नाम से जानते हैं। पेंटियम सबसे पॉपुलर प्रोसेसर का एक नाम, जो कि IBM कंप्यूटर को रिप्लेस करने में बहुत मददगार हुआ। और ये पेंटियम जो था एक ब्रांड बन गया। उसके बाद चेंजेस आए और सिक्स जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का यूज़ होने लगा। AI जो था वो एक तरीके से कह लें कि वॉइस कमांड पर वर्क करने वाला या यूज़र के अकॉर्डिंग अपने आप वर्क करने वाला थोड़ा सा इंटेलिजेंट कंप्यूटर बन गया। और ये प्रोग्राम्स अपने आप रन करने लगे, जिसमें कि हम अपने स्मार्ट डिवाइसेस की बात करें तो स्मार्ट वॉच हो गई, जो आपकी अलार्म को आपके अकॉर्डिंग सेट कर रही थी, आपको गाइड करती है, आपको रास्ते की इंफॉर्मेशन देती है, मोमेंट करती है, जिसमें हम GPS सिस्टम भी कह सकते हैं। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये भी AI का एक पार्ट है। और बहुत सारे गैजेट्स जो आपके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, आपकी यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। सो इस चैप्टर में बेसिकली हमने पांचों जनरेशन के बारे में बात करी है। अब अभी भी जो फिफ्थ जनरेशन है वो वर्क कर रही है फोर्थ जनरेशन के साथ साथ साइमल्टेनियसली, लेकिन फिफ्थ जनरेशन बेसिकली रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादा वर्क करती है और इसलिए पूरी तरीके से हम उसे जनरल पब्लिक में नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी इसको मेडिसिन के तौर पर या दूसरी चीज़ों में, फार्मा टेक्नोलॉजीज़ में, मिसाइल लॉन्चिंग में और दूसरी जगह पर हमें फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।